सबके मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एक आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है, यानी गैस सिलेंडर का मुद्दा। देश के हर राज्य में, शहर हो या कस्बा हो, वहाँ पर लोगों की लाइन नज़र आ रही है गैस एजेंसी के ऑफिस के बाहर। और ऐसा किस लिए हुआ ये सभी को मालूम है। 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, जिसमें काफ़ी बच्चे शहीद हो गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए देखा जाए तो इसराइल पर लगातार बम बरसा रहा। उसके अलावा अमेरिका का जहाँ जहाँ बेस था मिडिल ईस्ट में, जो सैनिक छावनी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ईरान टारगेटेड वार छेड़ दिया है और उसे ध्वस्त करता जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर अमेरिका डायरेक्ट ईरान पर अटैक करना चाहे अपने देश से तो काफ़ी खर्चीला होगा। इसीलिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना बेस बनाए हुए है ताकि उसके लड़ाकू जहाज वहाँ उतरे और वहाँ से बम बरसाते हुए ईरान पर निकल जाए। इसीलिए ईरान अमेरिका के उन सारे अड्डों को ध्वस्त करता जा रहा है जहाँ से अमेरिका को आसान होता है। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को कह भी दिया है कि अपने जो जितने राजदूत जो हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, उन सभी को वापस भेजने की तैयारी कर लें, नहीं तो हम जिस तरह से बमबारी कर रहे हैं वो करते रहेंगे। अब इस जंग के दौरान हमारे देश में संकट ये आ गई है कि हमारे देश की जो विदेश नीति थी उसमें ईरान के साथ एक अच्छा संबंध था, लेकिन वर्तमान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ईरान से वो जो एक संबंध होता है, कहीं ना कहीं उसमें खटास आ चुका है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ दिनों पहले हिंद महासागर में जो ईरानी युद्ध पोत है उसे अमेरिका ने मार गिराया और भारत ने उस पर कुछ कमेंट नहीं किया। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो अब अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं ईरान में जो बच्चे शहीद हुए बमबारी से। सोचने की बात है कि 28 फरवरी से लेकर 13 मार्च का समय काफ़ी लंबा होता है। तो एक रिलेशन जो है वो एक तरह से गड़बड़ा चुका है। ऐसे में अगर हमारे देश का जहाज हार्मोज पे पहुंचता है तो ऐसा नहीं है कि ईरान जो है उसका स्वागत में खड़ा रहेगा, बल्कि जिस तरह से उसने सभी को वार्निंग दिया है कि अगर हार्मोज पे प्रवेश करने की कोशिश की तो बम से उड़ा दिए जाएंगे। आम जनता को इस वार से पहले ही समझ में बात आ गई थी कि कहीं ना कहीं पेट्रोल से जुड़ी चीज़ें महंगी होगी और क्राइसिस इसमें आएगा। जो लोग समझदारी से काम लिए हैं वो पहले से स्टॉक कर लिए थे, और जो लोग नहीं समझ पाए थे उनको आज लाइन में खड़े होने की ज़रूरत पड़ रही है। लंबी लाइन लगे हुए हैं। 2016 में जिस तरह से नोटबंदी की गई थी, बैंक के बाहर लोग अपने नोट को बदलने के लिए खड़े थे, वो सिचुएशन अभी सिलेंडर को लेने के लिए आ चुका है। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार जो बीजेपी की, उसके जो कई नेता हैं वो अक्सर कहते हैं कि हमारे पास ये क्राइसिस नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी खुद भी कहते हैं कि विपक्ष जो है अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि आज अगर मुझे भी सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे भी नहीं मिल पा रही, ये मैं देख रहा हूँ, जबकि मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ। और बाकी जो है लगातार समाचार मिल रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोग लाइन पे खड़े हैं कतारबद्ध होकर। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि आम जनता को वो किस तरह से मुहैया कराते हैं। अगर इसे जल्दी हल नहीं किया जाए तो जो संकट और बड़े रूप में आने वाली है, मैं समझता हूँ उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो आज सारे काम जो है वो पेट्रोल डीजल से ही हो रहे हैं। ऐसे में अगर सही समय पर हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाते हैं तो जहाँ जितने भी वाहन हैं वो रोड में खड़े नज़र आएंगे। वहीं अभी देखने को मिल रहा है कि सिलेंडर जिसे नहीं मिल रहे हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर, वो होटल्स जो है जो इस पर डिपेंड है वो लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो रोज़गार पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। आम जनता कुचली जाएगी। ये कब तक चलता है, ये बेहतर है कि जो विदेश नीति को हैंडल करते हैं, जो
मंत्रालय, उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा। बहरहाल आम जनता को क्या चाहिए, ये आम जनता बता रही है। केंद्र सरकार जो है वो किस तरह से इसे हल करेगी, उसका अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। फिलहाल जिस तरह से आम जनता देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ। आगे क्या होता है और किस तरह के जो है वो इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, फिर मैं डिस्कस के लिए हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।